ओके, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी, जो कि अगेन सिलेबस है ये एनवीएस टीजीटी का। सो प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं। बेसिकली यहाँ का इसका जो कॉन्सेप्ट है उससे स्टार्ट करेंगे। सो इन अ गिवन सिचुएशन द प्रोबेबिलिटी, द पॉसिबिलिटी, एक्चुअली द पॉसिबिलिटी of occurrence of an event is called probability of that event। मीन्स किसी भी इवेंट के जो मीन्स एक गिवन सिचुएशन में किसी भी इवेंट की होने की जो पॉसिबिलिटी होती है, जो चांसेस होते हैं, उसको एक मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। सो उसका क्लासिकल थियरी ये है कि बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मीन्स जो आपको जिस टाइप का आउटकम चाहिए उसके जो नंबर्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स। सो ये आपको ध्यान रखना है, इक्वली प्रोबेबल मीन्स सब हर एक इवेंट, हर एक आउटकम्स के जो होने के चांसेस हो वो इक्वल हो। सो ऐसे केस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इन अ डाई। सो बेसिकली अगर एक डाइस है या डाई है उसमें 4 कितने होते हैं? 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होता है? 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 6। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1 अपॉन 6। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। सो लेस देन 4 नंबर में कौन कौन आएगा? 1, 2, 3, राइट? सो लेस देन 4 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3। एंड टोटल आउटकम कितने? 6। सो 3 upon 6, that is nothing but 1 upon 2. In that case, probability will be 1 by 2. Okay, so this is the classical theory of probability. Next है statistical theory। एक एग्जांपल समझते हैं। स्टैटिस्टिकल थ्योरी में ये जो फॉर्मूला इन्होंने लिखा है, नंबर ऑफ टाइम्स 4 अपीयर्ड। सेम एग्जांपल को देखते हैं। नंबर ऑफ टाइम 4 अपीयर्ड अपॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम डाइस वाज थ्रोन। स्टैटिस्टिकल थ्योरी में ये कहा जाता है कि जितनी बार डाइस को फेंका गया उसको टोटल नंबर ले लो और जितनी बार 4 आया उसको, दोनों का रेशियो निकालो, दैट विल बी द स्टैटिस्टिकल थ्योरी। मान लीजिए 6 टाइम डाइस को फेंका गया, उसमें 2 टाइम आया 4, सो 2 अपॉन 4 हो जाएगा उसमें। बट लिमिटेशन इसका ये है कि वी कैन नॉट यूज स्टैटिस्टिकल थ्योरी वेयर नंबर ऑफ आउटकम्स आर इनफाइनाइट। नंबर ऑफ आउटकम जिसमें अनलिमिटेड हो उसमें आप स्टैटिस्टिकल थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते। एंड इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इक्वल प्रोबेबल आउटकम। मींस ऐसा जो है आउटकम नहीं होना चाहिए जो मींस नंबर ऑफ जो आउटकम्स उनके चांसेस इक्वल होने चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि उसमें कुछ जो है आपने कुछ टेक्निक यूज किया है। जैसे कि अभी अभी सपोज करो महाभारत में जो यूज हुआ था, जो डाइस, जैसा कि हमने देखा है एक स्टोरी में, तो वो आई थिंक इक्वल प्रोबेबल डाइस तो नहीं था, कुछ तो उसमें यू कैन से गड़बड़ थी, है ना? नेक्स्ट थ्योरी है एक्सियोमेटिक अप्रोच। तो उसको समझने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, इसको समझने के लिए कुछ हमको टर्म्स को समझना पड़ेगा। सो क्वेश्चन टर्म नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 1, रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग हुआ कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें मोर देन वन पॉसिबल आउटकम हो, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें एक से ज्यादा आउटकम होने के चांसेस हो, राइट? और ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट इवेंट में क्या आउटकम होने वाला है वो प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब पहले से ही नहीं बता सकते कि वो उसका जो आउटकम है वो क्या आने वाला है। सो ऐसे केस में हम बोलते हैं उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम बेसिकली अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। जो जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं आउटकम। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस देखते हैं क्या होता है। सैंपल स्पेस ऑल पॉसिबल आउटकम, है ना? किसी भी इवेंट का जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स होता है उसको एक कंबाइंड वे में बोलते हैं सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल 2 कॉइन के लिए
पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं या ऑल पॉसिबल आउटकम्स और सैंपल स्पेस क्या होते हैं, एच 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 टी टी एच टी टी, राइट. सो दिस इज द सैंपल स्पेस एंड सैंपल स्पेस इज लाइक अ यूनिवर्सल सेट. जैसे कि आपने वेन डायग्राम में देखा होगा कि बहुत सारे जो सेट्स होते हैं लाइक ए बी सी डी, बट उसमें एक यूनिवर्सल सेट होता है दैट इज यू और एक्स, मीन्स सभी सेट उसी के अंदर आते हैं. सो सिमिलरली सैंपल स्पेस जितने भी इवेंट्स होते हैं उसके लिए एक यूनिवर्सल सेट का काम करता है. नेक्स्ट एग्जांपल मैंने एक और लिया, देखो सैंपल स्पेस फॉर वन कॉइन एंड वन डाई इज दिस, राइट. है ना, सैंपल स्पेस अगर देखा जाए वन कॉइन वन डाई का, सो H1 H2 H3 से लेके T1 T2 T6 तक, सो टोटल ये हो गया सैंपल स्पेस. एक टॉपिक और आता है इवेंट. सो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट. मतलब किसी भी सैंपल स्पेस का अगर आपने एक पार्ट ले लिया और उसका मीन सबसेट ले लिया, सो दैट इज कॉल्ड इवेंट. नेक्स्ट अकरेंस ऑफ इवेंट क्या होता है, एन इवेंट इज सेट टू अकर इफ आउटकम बिलोंग्स टू दैट इवेंट. मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि एक डाइस है जिसमें 1 2 3 4 5 6 इतने पॉसिबिलिटीज है. सो इवेंट ये है कि 3 4 5 6 आना चाहिए, लेकिन अगर मान लो 2 आ गया तो इस केस में वो इवेंट अकर्ड नहीं हुआ, राइट. आउटकम 2 आ गया, राइट, बट इवेंट ये कह रहा है कि ये आना चाहिए. इवेंट ये कह रहा है कि ये आना चाहिए, राइट, और उसमें आ गया 2, तो ये इवेंट अकर्ड नहीं हुआ. तो बेसिकली कंफ्यूजन ये होता है कि आउटकम इवेंट, है ना, इसमें जो है कभी कभार हम लोग कंफ्यूजन भी आ जाते हैं. तो आउटकम मतलब उस टाइम पर मींस जो प्रेजेंट टाइम में जो रिजल्ट आया है वो आउटकम है. इवेंट का मतलब हमने क्या एक डिसाइड कर लिया है कि ये आना चाहिए, है ना, जो आया है वो आउटकम है और जो आना चाहिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन में वो है इवेंट. तो अगर जो आना चाहिए वो आ गया तो वो क्या हो गया, इवेंट अकर्ड हो गया, राइट. नहीं आया तो नहीं आया, ओके, मींस इवेंट अकर्ड नहीं हुआ. टाइप्स ऑफ इवेंट में देखते हैं. सबसे पहला हमने लिया है, देखो इम्पॉसिबल इवेंट. मतलब ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही ना हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने एक डाइस लिया या डाई लिया, उसमें 7 आने का पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, और मोर देन 7 आने की पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं. सो इट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, तो इसको एक नाम देते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. नेक्स्ट है श्योर एलिमेंट, श्योर इवेंट. सो denoted by outcomes of the experiment ensure that occurrence of event will happen. मतलब occurrence तो होगा ही इवेंट का कैसे भी कैसे करके. जैसे मान लीजिए कि डाइस है, उसमें हमने बोला कि नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो कभी ऐसा कोई डाई देखा क्या जिसमें नेचुरल नंबर ना आए. बिल्कुल आएगा, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर ही है. तो ये तो श्योर इवेंट हो गया, राइट. सिंपल इवेंट मतलब क्या, जिसमें एक ही एलिमेंट आए, जैसे मान लीजिए कोई 1 2 या हमने 4 5, ऐसा सेट या ऐसा इवेंट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको हम बोल देते हैं सिंपल इवेंट. कंपाउंड का मतलब हो गया कि जिसमें मोर देन वन हो, है ना. सिंपल का जस्ट अपोजिट. नंबर ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन डाइस ग्रेटर देन 3. सो अभी 3 से ग्रेटर देन कितने हो गए, 4 5 6, मोर देन वन हो गया, राइट. सो मोर देन वन हो गया तो किस टाइप का हो गया ये, कंपाउंड इवेंट आ गया, राइट. तो सिंपल इवेंट मतलब क्या, जिसमें वन ही एलिमेंट हो, मतलब एक ही एलिमेंट हो. एक एलिमेंट का मतलब ये ऐसा नहीं कि वन ही आना चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट हो बट नंबर ऑफ एलिमेंट वन होना चाहिए, राइट. दिस इज यहाँ पे देखो दिखा है E1 में 1 है, E2 में 2 है, तो 2 भी एक ही एलिमेंट है ना, तो इसलिए सिंपल इवेंट हो गया. अलजेब्रा ऑफ इवेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अलजेब्रा ऑफ इवेंट में देखो कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको और फाइंड आउट करना है इवेंट, और इवेंट ए और बी, अगर और का सेंस है तो उसमें यूनियन यूज करते हैं, ये है अलजेब्रा ऑफ इवेंट. और इसमें अगर आपने एंड यूज करना है तो इंटरसेक्शन यूज करते हैं. ऐसा अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इवेंट ए बट नॉट बी, सो ए माइनस बी. इवेंट बी बट नॉट ए, बी माइनस ए. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, देखो ऐसे इवेंट्स आपस में, दो ऐसे इवेंट्स जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो. जैसे मान लीजिए ए और बी हैं, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, दूर दूर तक नहीं है,
तो ये आपस में क्या कहलाए जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हुआ, देखो कि अगर मान लीजिए दो या दो से अधिक ऐसे इवेंट्स आपने लिया जिसको अगर आपने कंबाइन किया तो पूरा आ जाना चाहिए यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लीजिए अगर आपने एक एग्जांपल लिया कि एक ऐसा इवेंट है जिसमें ग्रेटर देन थ्री, मीन्स डाई में जितने भी नंबर्स होते हैं उसमें से ग्रेटर देन थ्री लिए तो वो हो गया ए, जैसे 4 5 6। लेस देन थ्री को आपने लिया कि वो बी है, और इक्वल टू थ्री है तो वो सी है। अगर आप तीनों को कंबाइन करो तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस आ जाएगा, राइट। तो ऐसे केस में ये जो ए बी सी है वो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव इवेंट। तो ये कंफ्यूज मत होना, एक्सक्लूसिव मतलब होता है जिसमें कोई कॉमन ना हो, राइट। बट एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि अगर उसको कंबाइन कर दिया जाए तो सैंपल स्पेस आ जाएगा, राइट। वो तीनों मिलकर क्या बना देते हैं, सैंपल स्पेस। अब जो है मेन इतने टर्म समझने के बाद जो हमारा थर्ड अप्रोच था उसको हम समझते हैं। एक्सियोमेटिक अप्रोच, लेट एस बी द सैंपल स्पेस एंड W1 W2 W3 आर द आउटकम्स, राइट। ये हमने थ्री मींस एन टाइप के आउटकम लिए हैं। तो इसमें अगर आप देखो तो एस टोटल क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस W1 W2 अप टू WN। तो ये हो गया। तो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी रैंडम अगर आप आउटकम लेते हो तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है पी डब्ल्यू आई ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। मतलब किसी भी आउटकम का प्रोबेबिलिटी कभी जीरो से लेस नहीं होता, या तो जीरो होता है या तो जीरो से ज्यादा होता है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल सैंपल स्पेस इज ऑलवेज वन। मतलब क्या, अगर सबकी प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो तो ये हो जाएगी वन। सो बेसिकली जो रैंडम कोई भी प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी आउटकम का, वो कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, 0 से 1 के बीच में, ये याद रखना। सेकंड इन्होंने बताया कि जितने भी प्रोबेबिलिटी जितने भी आउटकम्स है उसको ऐड किया जाए। तो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट और ऑल आउटकम पी डब्ल्यू वन पी डब्ल्यू टू पी डब्ल्यू थ्री, उसका समेशन कितना होता है, वन, राइट। सो ये है। एंड पी फाई मतलब क्या, नल स्पेस का जो प्रोबेबिलिटी होता है, नल सब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसका जो प्रोबेबिलिटी वो जीरो होता है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर आप ध्यान दो कि अगर पीई बेसिक इवेंट जो मेन इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना हो तो उसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, है ना। मतलब हर एक आउटकम्स की इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी है उसको समेशन करो या उसको ऐड करो तो मेन जो हमारा इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिग्ड आउटकम क्या होता है, ऐसा आउटकम जिसमें कोई झोल हो। झोल मतलब क्या, कोई तो चीटिंग हो गया या कुछ ऐसा जिसमें इक्वल प्रोबेबल आउटकम नहीं हो, है ना। जैसे मान लीजिए एक ऐसा कॉइन है जिसमें टेल ट्वाइस आता है हेड के मुकाबले, तो ऐसे केस में क्या हो गया, रिग्ड कॉइन हो गया, रिग्ड आउटकम हो गया। तो अब देखते हैं कि एक्सियोमेटिक अप्रोच से कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लीजिए कि पी ए यूनियन बी फाइंड आउट करना हो तो उसको हम लिख देखते हैं पी ए और बी से। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, पी ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब कैसा, जैसे मान लो ए है इवेंट का कंडीशन, तो नॉट अकर्ड का जो कंडीशन होता है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट, मींस जस्ट अपोजिट टू द इवेंट। ओके, यहां तक तो आई होप आपको समझा होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। नेक्स्ट है देखो, कंडीशनल अप्रोच और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। देखो समटाइम प्रोबेबिलिटी ऐसी भी होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब क्या कि एफ एग्जिट अकर्ड होगा तो ई होगा। मतलब क्या, अगर जैसे मान लीजिए एफ नहीं हुआ तो ई नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, एक कंडीशन से दूसरा कंडीशन कनेक्टेड है। सो ऐसे केस में इसको बोलते हैं
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको डिनोट कैसे करते हैं देखो, पी ई एंड देन स्लैश एफ। सो पी ई स्लैश एफ का फॉर्मूला देखो क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। मतलब क्या, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसमें जैसे मान लो जो यहाँ पे लिखा हुआ है पी ई स्लैश एफ, क्या मीनिंग हुआ कि अगर एफ एग्जिस्ट कर रहा है तो ही ई कर रहा है। ऐसे केस में क्या इसका फॉर्मूला होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ एंड देन अपॉन जो नेक्स्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसको अपॉन लिख देंगे, मतलब एफ जो पहले एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो यहाँ पर देखो एक प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है, ये कुछ प्रॉपर्टीज ये होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो है कि अगर मान लीजिए ई और एफ दो इवेंट है, तो ऐसे केस में सैंपल स्पेस मान लो जिसका एस है, तो पी एस अपॉन एफ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एस स्लैश एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश एस, एक्चुअल में होना चाहिए यहाँ पे इक्वल टू 1। मीन्स सैंपल स्पेस के इसमें ये यहाँ पे एस होना चाहिए, आई थिंक ये 1 होगा, राइट। एंड नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी को देखते हैं, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट, राइट, in sample space S and F with an event such that F P of F is not equal to 0, then A union B slash F equal to A slash F plus B slash F minus A मीन सब में जो नॉर्मल फॉर्मूला है सब में स्लैश एफ करके लिख सकते हो, और कॉम्प्लीमेंट के टाइम पे भी देखो स्लैश एफ लिखते जाओ, बाकी जो सेम फॉर्मूला होता है वही, जैसे ये होता है ना कि पी ए इक्वल टू 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो या कॉम्प्लीमेंट यहाँ रहा तो ये नॉर्मल हो जाएगा, तो बेसिकली सेम वैसे ही यहाँ भी है, बट इन्होंने क्या किया है, सब जगह स्लैश एफ यूज किया है, तो वो एक बेसिक सा हो गया। अभी नेक्स्ट यहाँ पर देखो एक एग्जांपल लिया है मैंने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेकंड ग्रीन बॉल गिवन दैट फर्स्ट इज रेड। मान लीजिए कि एक हमने एक ऐसा इवेंट लिया जिसमें कि 3 रेड है 2 ग्रीन है। इसमें कैसा है, एक बैग है जिसमें 3 रेड है और 2 ग्रीन है। उसमें से ऐसा हमने चांस यूज किया, एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें एक कंडीशन है कि पहला क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, सेकंड जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, और हम 2 बॉल इसमें से रैंडम निकाल रहे हैं, राइट। तो पहला रेड होना चाहिए देन दूसरा ग्रीन होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन है। तो ऐसे केस में सबसे पहले सैंपल स्पेस पूरा लिख लेंगे, है ना, R1 हो सकता है क्योंकि हमने रिप्लेस भी कर देना है, फर्स्ट बॉल कैन बी रिप्लेस्ड, यहाँ पे देखो कंडीशन दिया हुआ है। सो जितनी भी पॉसिबिलिटीज जो हमने लिख दिया वो सैंपल स्पेस हो गया। सो पी ग्रीन स्लैश आर, क्या इसका मीनिंग क्या हुआ देखो, कि ग्रीन रेड जब एग्जिस्ट कर रहा है तो ही ये ग्रीन आ रहा है सेकंड। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, जी स्लैश आर मीन्स जी इंटरसेक्शन आर अपॉन आर। सो जी इंटरसेक्शन आर मीन्स क्या, जब ग्रीन और रेड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, कब कब 6 टाइम काउंट कर सकते हो आप इसमें, ग्रीन और रेड, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 ऐसे करके टोटल कितने एग्जिस्ट करेंगे, 3 ग्रीन और रेड। और जब सिंपल सिर्फ रेड कितनी बार हो रहा है, मतलब एटलीस्ट रेड कितनी बार हो रहा है, 15 टाइम। तो 25 कैंसिल, 6/25 आप लिख सकते हो, आप ऐसे देखो इसमें R1 R2 R3 R1G1 R2G2, राइट। अब आते हैं R2 पे, R2 R1 R2 R इसमें R2 भी हो सकता है, देन R2 R3 R3G1 R, एक्चुअली R2 है, सॉरी, हाँ, R3G2 R2G2 सॉरी, देन R3 R1 R3 R2 R3 देन R3G1 R3G2, राइट।
अब बेसिकली इसमें देखो कि जो यहाँ पे कंडीशन है, आप यहाँ पे देखो कंडीशन है कि जी इंटरसेक्शन आर, मतलब क्या, जी और आर दोनों कब कब आ रहा है, देखो 6 टाइम आ रहा है, राइट, 6 टाइम आ रहे हैं टोटल, जी और आर दोनों, तो ये हो गया 6। और आर कितने टाइम आ रहा है टोटल, सो ये पूरा तो आर ही आ रहा है, 3 3 9, 9 मीन्स यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 5, 15 टाइम जो है टोटल आर आ रहा है ना, आर जो आने के चांसेस है वो टोटल कितने टाइम है, 15 टाइम। एंड अगर आप देखो तो यहाँ पर तो 6/25 अपॉन 15/25, 25 कैसे आया, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस अगर आप देखो 3 + 2 कितना होता है, 5 बॉल है टोटल। सो 5 को अगर आप जो है सैंपल स्पेस फाइंड आउट करोगे तो 5 स्क्वायर 25 आ जाएगा, राइट। उसमें वन एलिमेंट भी ले सकते हैं, तो उसमें ऐसा आता है, ओके। तो 6/25। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मींस, अब यहाँ पर देखिए सपोज करो कि यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी, इन प्रोबेबिलिटी है P इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इन्होंने कैसे लिखा है, इसको आप लिख सकते हो P ऑफ E मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ F/E, और P ऑफ F डॉट P ऑफ E/F। मतलब क्या, सिंपल में बता दूं कि अगर आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना हो तो दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, और अगर आपने ई यहाँ पर लिया है पहले तो यहाँ पे अपॉन में ई रहेगा, यहाँ पे एफ लिया है पहले तो अपॉन में एफ रहेगा, अपॉन मीन स्लैश एफ है ना, जिसमें जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे सपोज करो मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको ऐसे ले सकते हो पी ऑफ, अभी हमने ए लिया पहले, राइट, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या कर देंगे, B/A, यहाँ पे जो लिखा ना वहाँ यहाँ लिखना पड़ेगा अपॉन में। अब इक्वल टू यहाँ पे देखो पी बी हमने सबसे पहले लिया तो इन टू बी, अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा, A/B है ना, तो जो बी यहाँ पे लिया तो यहाँ पे स्लैश में लिख दो, ओके। तो इस तरीके से ये है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मतलब दो इवेंट का अगर इंटरसेक्शन है तो उसको आप ऐसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिख सकते हो। सो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ द प्रोबेबिलिटी फॉर मोर टू इवेंट्स, अगर मान लो मोर देन टू इवेंट्स हैं तो देखो ऐसे लिखते हैं उसको कि अगर आपने पीई लिखा यहाँ पे स्टार्टिंग में तो अगेन यहाँ स्लैश में ई लिखना पड़ेगा, और फिर एफ और ई दोनों तो ऊपर लिख दिया तो ई और एफ का यहाँ पे स्लैश देना पड़ेगा, है ना। तो ये बेसिक सा कंडीशन है इसके लिए। अब कुछ जो देखो प्रोबेबिलिटी में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो कार्ड्स के ऊपर आते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने देखो कार्ड्स को थोड़ा डिटेल में बताया है, शॉर्टकट में एक्चुअली बताया है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं एंड उसमें 26 रेड एंड ब्लैक होते हैं, टोटल कितने, 26, राइट। सो अब इसमें 26 रेड में 13 डायमंड 13 हार्ट्स, एंड हर एक डायमंड के इसमें AJK मींस एस, जोकर, क्वीन एंड देन 2 to 10, राइट। तो 13 अगेन AJK 2 to 10, ब्लैक 26 होता है उसमें 13 क्लब 13 स्पेड, राइट, ओके। सो ये बेसिक सा एक यू कैन से आइडिया है। अब उससे हम एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या, अगर जो निकाल लिया कार्ड को उसको बाहर वापस नहीं रखना है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड, वेल शफल्ड मतलब प्रॉपर उसको शफल किया हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड आर इज एन एस, है ना, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो इसको हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, K1 K2 K3, इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट कार्ड क्या होना चाहिए, किंग, टोटल किंग 4, एंड देन हमने एक किंग निकाल लिया तो दूसरा कितने टोटल किंग बचेंगे, 3, और यहाँ पे एस की बात है थर्ड, तो एस तो टोटल 4 होते ही है क्योंकि किंग से उसका लेना देना नहीं है, मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, है ना।
तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हेल्प से आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कि आत्मनिर्भर जैसे बोलते हैं ना। इफ E and F two events such that the probability of occurrence of any one of them is not affected by the occurrence of second, है ना, एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे केस में क्या होगा देखो, जैसे मान लो कि E स्लैश F और F स्लैश E फाइंड आउट करें, तो स्लैश का कोई मीनिंग नहीं रह जाता इसमें, है ना। ये सिंपल सी बात है, दूसरे से एक दूसरे का इंडिपेंडेंट है, तो इसमें स्लैश का मीनिंग नहीं रह जाता। तो ऐसे केस में ध्यान रखना, जैसे मान लो पी ए यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन बी है, तो ऐसे केस में ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो। जैसे उसमें होता है ना कि डिपेंडेंट वाले में डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते थे, इसमें आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसा कि इसमें देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया गया है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देखो मैंने एक प्रॉपर नोट लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इसमें एक डाउट आता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या फर्क है। तो मैं देखो इसमें ये है कि एक दूसरे से बिल्कुल कोई रिलेशन ना हो तो उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उसको बोलते हैं, बट सेम सैंपल स्पेस में होता है। बट कोई रिलेशन ना हो तो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेशन ना रखें, बट उनका क्या होता है, डिफरेंट सैंपल स्पेस होता है, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। मतलब इसमें भी एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, बट सैंपल स्पेस सेम है ना, सैंपल सेम सैंपल स्पेस है ना, सेम सैंपल स्पेस। बट इसमें जो है कोई क्लैश नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं एक दूसरे से, लेकिन इसमें डिफरेंट सैंपल स्पेस है ना। सो डिफरेंट सैंपल स्पेस होने की वजह से इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। मीन्स सिंपल नाम से ही लग रहा है कि सैंपल स्पेस को हम पार्ट में ब्रेक करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो, अ सेट ऑफ E1 E2 En is a said to represent partition of sample space if E1 और EI इंटरसेक्शन EJ इज 5, मतलब कोई रिलेशन ना हो। अगर दो या दो से तीन इवेंट में उसको आपने ब्रेक किया किसी सैंपल स्पेस को, और ऐसे ब्रेक किया कि इसमें कोई आपस में कॉमन फैक्टर ना हो, तो उसको बोलते हैं पार्टीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, किसी भी सैंपल स्पेस को आपने n नंबर ऑफ इवेंट्स में ब्रेक कर दिया, बट उन n इवेंट्स में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन मींस एलिमेंट नहीं है। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, वो जो इवेंट्स हैं उसको कह सकते हैं कि पार्टीशन कर रहे हैं वो सैंपल स्पेस का। ओके, सो एंड दे आर ऑलवेज एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना। जितने भी पार्टीशन वाले इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लेट E1 E2 En be a partition of sample space, and suppose that such of events E2 En has non-zero probability, then let A be event associated with S। ऐसे केस में PA will be equal to PE1 dot PA slash E1 plus PE2 dot PA slash E2 dot dot dot। तो इसको बोलते हैं टोटल थ्योरी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ए इसमें एक रैंडम नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, जिसको हमने E1 से लेके EN के फॉर्म में लिखा है, मींस उसके कंडीशनल फॉर्म में लिखा है। अभी इसमें E1 E2 क्या है, ये जो है नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है ना, एक नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, या यू कैन से कि उसके पार्ट है।
तो उसके फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं टोटल थ्योरी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसके कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे हम। उससे पहले एक और थ्योरी देखते हैं। इफ यहाँ पे देखो बेस थ्योरम क्या है, बेस थ्योरम। मान लीजिए ई से लेके ई एन जो है नॉन एम्प्टी इवेंट्स हैं, ओके, सच विच कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, है ना, ये जो सैंपल स्पेस के पार्टीशन है, एंड सो आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, है ना, पेयर वाइज डिसजॉइंट है, तो अगर इसको इसका यूनियन निकालें तो एस आएगा। ये तो बहुत इजी है, सीधी सी बात है। एंड ए इज एनी इवेंट, ऐसे केस में पी ई आई स्लैश ए इक्वल टू पी ऑफ ई आई डॉट पी ऑफ ए आई अपॉन समेशन ऑफ पी ई आई डॉट पी ए ई आई। मतलब क्या हुआ, सिंपल समझ लो कि यहाँ पर आपको कोई भी एक एक्चुअल में इसका फॉर्मूला, एक्चुअल में इसका एग्जांपल लेना है मुझे। मैं एग्जांपल इसका लेके आऊंगा, दो तीन हर एक डेफिनेशन से इसका एग्जांपल लेके आऊंगा मैं। ओके, सो पी ई आई स्लैश ए इक्वल टू पी ई आई। अब यहाँ पर देखो ये है कि ई आई मतलब क्या, 1 2 3 4 जितने भी यहाँ पर है ना, आई का मतलब होता है कि जितने भी पार्टीशन किए हुए हैं। जैसे मान लो वन के फॉर्म में लिखूं मैं, पी ई वन हो जाएगा डॉट पी ए स्लैश ई वन, है ना, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई वन तक पी ऑफ ई वन डॉट पी ऑफ ए स्लैश ई वन। ये तो वन तक है, बट मान लो टू तक रहा तो इसको प्लस कर देते इधर ही, है ना, ऐसे ऐड करते जाएंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पर वन से लेके टू तक है तो प्लस इसमें कर देते। नेक्स्ट स्टेप हो जाता पी पी ई टू डॉट पी ऑफ ए स्लैश ई टू अपॉन यहाँ हो जाता देखो पी ऑफ ई वन, ऐसे करके प्लस फिर पी ऑफ ई टू वाला भी लिखते हैं ना। तो ये है इसमें टोटल बेस थ्योरम, यू कैन से यहाँ पे जो थ्योरम है। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई आई स्लैश ए इज कॉल्ड पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस ई आई, है ना। तो इसको मैं एक और अलग से वीडियो लेके आऊंगा, आई थिंक इसको नेक्स्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा बहुत डिटेल में। अभी के लिए नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक एक यहाँ पे एग्जांपल भी है, मैंने लिखा हुआ है, देखते हैं। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. Find that probability that actually a 6. अब यहाँ पर ध्यान दो, ये उसी टाइप का है कुछ यहाँ पर फॉर्मूला, कि मान लीजिए कि टी एक ऐसा है कि जब मैन सच में ट्रुथ बोल रहा है, एल है जब मैन जो लाई बोल रहा है, और ऐसे करके ई जो है 6 जब आए उसके लिए है ये। तो 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6। 3/4 1/4 क्यों लिखा गया है, कि उसमें लिखा गया है कि 4 में से 3 टाइम वो क्या है, ट्रू बोलता है, तो इसलिए 3/4। तो अब फॉर्मूला देखो कैसे है। मैंने बताया था यहाँ पे कि दो पी, देखो यहाँ पे लिखा था कि पी ई आई हो गया ये, डॉट पी देन ई स्लैश टी, यहाँ पे जो टी है यहाँ पे स्लैश में चला गया, अपॉन में देखो, ये देखो टू समेशन हो गया है, राइट। ये जो एक बार हमने एल के फॉर्म में भी लिखा, ये टी के फॉर्म में भी लिखा, तो उसको जब सॉल्व किया तो कितना आया, 3/8। तो ये आई थिंक मैंने, चलो अच्छा हुआ इसमें फॉर्मूला में एग्जाम्पल मैंने लिखा था, तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस पे आपको कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें एक्चुअल में जो फॉर्मूले के हिसाब से देखो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हो गया आपका, लेट्स से ये हो गया E1, दिस वन इज E2, दिस वन इज A, राइट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P ऑफ A स्लैश E1 एक बार लिखेंगे, और फिर एक बार यहाँ पे देखो वही लिखा गया है ना। एक की जगह पे T है, एक की जगह पे यहाँ पे T है।
अपॉन में समेशन था, राइट, समेशन आई इक्वल टू 1 टू, इसलिए देखो समेशन यहाँ पर हुआ है, जितने भी हैं एक बार ए लिया, एक बार बी लिया, मीन्स एक बार एल लिया, एक बार टी लिया, है ना। तो एक बार दो बार इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल इज अ नंबर, random variable is a number whose values are defined on outcomes of random experiment and it is denoted by capital X। जैसे कि मान लीजिए कॉन्सेप्ट है कि 1 से लेके 6 तक एक सैंपल स्पेस एक डाई का, तो उसमें हमने कंडीशन लगा दिया कि x जो होगा दो डाई का, दो नंबर्स का एडिशन होगा, सम ऑफ टू नंबर्स। सो x ऑफ 1 1 कितना हो जाएगा 2, x ऑफ 1 2 कितना हो जाएगा 3। So domain of random variable is nothing but outcome of the set. But range of random variable is real number, कुछ भी हो सकता है, right? If a certain condition applied on a sample space, then the outcome is called random variable। चलो ये भी अच्छा तरीका है समझने के लिए कि लाइक अगर किसी भी सैंपल स्पेस में एक सर्टेन कंडीशन अप्लाई कर दिया जाए तो जो आउटकम होता है वो क्या होता है, रैंडम वेरिएबल। सो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी distribution of random variable। The probability distribution of random variable x is the system of numbers। सिस्टम ऑफ नंबर मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे जैसे सपोज करो कि एक रियल नंबर है जिसमें x1 x2 x आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल x एंड पी मींस p1 p2 p3 से लेकर pn पॉसिबल पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल है। तो ऐसे केस में उसको ऐसे लिखेंगे पी एक्स सच दैट p1 p2 p3 डॉट 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 और समेशन ऑफ पी आई हमें ऑलवेज कितना होता है 1। अब सबको ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अब अगेन एग्जांपल से समझोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर of success in two throws of a die where success is defined as नंबर ग्रेटर देन 4। मतलब दो डाई को फेंका गया, ऊपर के जो नंबर है उसका समेशन कितना होना चाहिए, समेशन नहीं एक्चुअली, उन दोनों का नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। देखो कैसे लिखते हैं इसको। तो x मैंने मान लिया कि जो x है वो नंबर ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4। तो अगर मान लीजिए कि दो बार डाई को फेंका गया, टू थ्रोन ऑफ डाई, तो दोनों नंबर 4 आए, उसके चांसेस कितने हैं, नंबर ऑफ नंबर कितने होंगे 2। देखो जैसे 5 और 6 ही ऐसे नंबर है ना जो 4 से ग्रेटर है, तो कितने नंबर हो गए 2, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है। और 4 से लेस होने के चांसेस कितने हैं, लेस और इक्वल टू 1 2 3 4। सो लेस होने के चांसेस, अगर मान लो अभी देखो ये ध्यान देना है कि लेस देन 4 अगर हो गया बोथ नंबर, तो उसमें जो कंडीशन है कि कोई ना कोई एक ग्रेटर देन 4 आना चाहिए, तो वो 0 हो गया ना, मतलब उसमें तो कोई है ही नहीं ग्रेटर देन 4, इसलिए 0 यहाँ पे लिखा गया है। 1 2 3 4 अगर आया तो हमको कंडीशन ही मिलेगा ही नहीं कि ग्रेटर देन 4 है ना, ये ध्यान रखना है। और 1 का नंबर इज ग्रेटर देन 4, ऐसे केस में नंबर कितने होंगे 1। आई होप ये समझा होगा आपको। तो नहीं तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ, सपोज करो दोनों नंबर आ गए यहाँ पे, देखो 5 5 है ना, इस कंडीशन में बोथ नंबर ग्रेटर देन 4, कितने नंबर हो गए यहाँ पे 1 एंड 2। बोथ नंबर लेस देन 4, जैसे मान लो 3 एंड 2, तो इसमें कोई भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं है, इसलिए 0। 1 नंबर ग्रेटर देन 4, जैसे मान लो 5 एंड 2, 1 नंबर ग्रेटर देन 4, तो कितने नंबर हो गए इसमें 1। तो ये है रैंडम वेरिएबल। तो 0 1 2, सो x की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 0 1 एंड 2। अब देखो px कैसे लिखते हैं। अब ध्यान दो कि 0 मीन्स जब एक भी ग्रेटर देन 4 नहीं है, तो अब जब देखोगे तो टोटल 36 चांसेस होते हैं, राइट। जैसे 1 1 1 2 अप टू 1 6, देन डॉट 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 6 1 से लेके 6 6 होता है ना 36। तो उसमें 16 टाइम ऐसे नंबर्स आएंगे जो ग्रेटर देन लेस देन 4 रहेंगे, दोनों नंबर।
तो 16/36। 16 टाइम ऐसे टर्म आएंगे जब एक जो है ग्रेटर देन 4 होगा, एक लेस देन 4 होगा, एंड ओनली 4 टाइम ऐसे टर्म्स आएंगे जो दोनों ग्रेटर देन 4 होगा, राइट। मैं लिख भी देता हूँ, क्या क्या होगा, 5 5 5 6 6 5 6 6, राइट। तो ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। देखो टेबल में मैंने लिखा भी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। So this is the table of probability distribution of finding number greater than 4 when we throw 2 time a die. Okay. Next है types of random variable। दो टाइप का random variable होता है। First one is discrete random variable। मीन्स ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसमें आपस में कोई ऐसा कनेक्शन ना हो, मीन्स एक दूसरे सेपरेटेड हो। लाइक सपोज करो कि आपने डाई को थ्रो किया और एक कॉइन को थ्रो किया, तो उसमें हेड और टेल का आना तो प्रॉपर सेपरेटेड है। बट अगर आप एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को देखो, तो जैसे सपोज करो मास ऑफ अ रैंडम एनिमल, किसी भी एनिमल का मास जो इंक्रीज होता है वो ऐसा नहीं कि आज 10 डायरेक्ट 15 कल हो जाएगा। पहले 10 होगा, फिर 11, फिर 12, और 10 पॉइंट में भी आ सकता है। तो मीन्स एक कंटिन्यूअस होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, राइट। तो ऐसे को बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, राइट। ये तो हो गया रैंडम वेरिएबल। अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइप पॉइंट आ रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सो लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पे देखो x एंड पी एक्स, जीरो है 0.16, 1 का है, तो ये है x और ये पी एक्स। ऐसे केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ x पी एक्स। मतलब क्या करेंगे, x में और उसके px से मल्टीप्लाई कर करके ऐड करते जाएंगे, तो वो जो आएगा उसका फॉर्मूला होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू का। वेरिएंस का फॉर्मूला देखो क्या है, कि जो यहाँ पर उसका स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, x का जो स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, या उसको ऐसे समझ लो कि x माइनस म्यू, म्यू मतलब इसमें मीन, मीन से माइनस करके स्क्वायर करते हैं। या ऐसे भी समझ लो कि अगर आपको ऐसे ना समझे तो e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर के लिए, एंड देन जो मेन ई एक्स था उसको उसके स्क्वायर से माइनस कर दो, तो भी आ जाता है वेरिएंस, है ना। जिसमें मान लो मैं यहाँ पे बताऊं, तो ये जो क्वेश्चन था जिसमें मान लो पी, यहाँ पे P1, P2, P3 ऐसे मान लो जितनी प्रोबेबिलिटी है, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये जो ई आएगा उसका स्क्वायर करके माइनस कर देना है। कब, जबकि इसके डायरेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर करके जो आएगा, है ना। एक एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे ही आपको नहीं आई थिंक समझेगा, बट फिर भी ट्राई करो समझने के लिए, नहीं तो रुको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ इसको। यहाँ पर ध्यान दो, ई एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ कि जो आपने ये टेबल लिया था ना, इसमें जो x की वैल्यू है इसको स्क्वायर कर दो, है ना, इधर ही स्क्वायर कर दो। तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो नॉर्मल जो e है उसी का स्क्वायर कर दो, जिसे यहाँ पे मान लो आया b, तो उसका यहाँ b स्क्वायर कर दो, है ना। और यहाँ से जो वैल्यू आई मान लो c माइनस, है ना। तो ऐसे करके इसकी वैल्यू निकालते हैं वेरिएंस के लिए। नेक्स्ट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखो ये फॉर्मूला होता है, ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ऐसे है सी एन एक्स पी एक्स 1 माइनस पी एक्स एन माइनस एक्स, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले क्या था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड ऐसे केस में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू म्यू एन पी, एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एन पी 1 माइनस पी, राइट। तो ये आपको ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कैन बी थॉट ऑफ एज अ सम ऑफ
an independent Bernoulli's random variable, each with mean p and variance p1 minus p. Let u1, u2, un be the independent Bernoulli's random variable. Then e ui equal to p and variance ui equal to p1 minus p. ओके, ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पर देखो, इसको हम लोगों ने यहाँ प्रूफ भी किया है कि कैसे वेरिएंस इक्वल टू एन पी वन माइनस पी आया है। तो आप देखो इसको, लेट एक्स इक्वल टू यू वन यू टू यू थ्री यू एन, सो ई एक्स क्या हो जाएगा, ई यू वन ई यू टू ई यू टू, तो वैसे ही वेरिएंस भी हो जाएगा। तो जितने भी वेरिएंस उसका सबका फॉर्मूला है पी वन माइनस पी वन माइनस पी, तो एन टाइम है इसलिए एन पी वन माइनस पी है ना। तो बेसिकली आपको अभी इतना ही याद रखना है इस कोर्स में कि लाइक ई इज इक्वल टू होता है एन पी, राइट, एंड वेरिएंस इक्वल टू होता है एन पी वन माइनस पी। तो ये आपको इतना याद रखना है। सो बाइनोमियल थ्योरम का जो मेन, एक्चुअली जो बाइनोमियल थ्योरम है उसका फॉर्मूला देखो ये होता है a प्लस बी होल रेज टू m इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ऐसे समेशन ऑफ j 0 टू m, यहाँ पे देखो m c y है, a y b m माइनस y है ना, वेर y विल बी फ्रॉम 0 टू m। एक्चुअली y नहीं है, j होना चाहिए, j है ये, j 0 टू m है ना, तो ये j है एक्चुअली। सो ऐसे केस में अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है ई एक्स डॉट पी एक्स। तो अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो पी एक्स का फॉर्मूला भी ऊपर लिखा आपने, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, मींस एक्स एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स, क्योंकि एन सी एक्स का फॉर्मूला यही होता है ना, एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा पी एक्स विद इन ब्रैकेट वन माइनस पी एक्स एन माइनस एक्स, है ना। तो ये है बाइनोमियल थ्योरम। Poisson distribution. The Poisson distribution is a discrete distribution that used to calculate the probability of given number of independent events occurring in a fixed time interval और डिफाइंड स्पेस। बेसिकली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, एक इंडिपेंडेंट इवेंट का एक गिवन टाइम इंटरवल में, मीन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में अगर फाइंड आउट करना हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसे केस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, जिसमें कि फॉर्मूला में यहाँ पर देखो जो फॉर्मूला दिया हुआ है लेमडा, जो क्या है इसमें एवरेज नंबर ऑफ इवेंट है, ई इवलेस नंबर 2.718 एंड के इज एनी होल नंबर लाइक 0 1 2। सो बेसिकली अगर आप एक एग्जांपल लोगे तो समझ में आएगा कि जैसे मान लीजिए कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिया जिसमें वह डिस्ट्रीब्यूशन ये शो करता है कि एक साल में उस एरिया में, एक सिटी में कार एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं। ओके, एक सिटी में 1 ईयर में कितने कार एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैं उसको शो करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन को। और मान लीजिए कि ये सेट हो गया हो कि 5 एवरेज, मतलब मीन उसका ये है कि 5 कार जो है एक्सीडेंट होते हैं उस सिटी में पर ईयर, तो 2 कार एक्सीडेंट होने के क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो टाइम इंटरवल के हिसाब से है ये प्रोबेबिलिटी। तो इसको डील करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इसमें अभी देखो, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है, मान लीजिए 0 टू अभी 5 है ना, इसका मीन 5 है, तो यहाँ पे देखो मीन यानी जो मिडल है 5 में है, सो एवरेज वो 0 से लेकर 10 तक जाएगा, राइट, मतलब क्योंकि मीन 5 है तो उसके अराउंड ही देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मीन के अराउंड, मीन मैक्सिमम इंटेंसिटी मीन पे होता है एंड देन इक्वली यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो 0 टू 10 जाएगा एंड प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसा गिवन है कि यहाँ पर देखो के
ये जो है एक्स एक्सिस पे के है, के क्या शो कर रहा है, probability number of car accident in that area per year, and this one is showing probability y axis क्या शो कर रहा है, px, राइट। सो ऐसे केस हम कैसे फॉर्मूला के थ्रू अप्लाई करेंगे, देखो लेमडा के डॉट ई रेस टू माइनस लेमडा अपॉन के। अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लीजिए कि के जीरो अगर फाइंड आउट करना हो, तो के जीरो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल में हमने फाइंड आउट किया है फॉर एग्जांपल के टू, तो यहाँ पर देखो दो कार एक्सीडेंट के लिए क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस 5 2 स्क्वायर, फॉर्मूला रखेंगे तो कितना आ रहा है 0.084, राइट। सो आई थिंक अगर आप देखो तो के टू की जो वैल्यू है वो 0.082 के अराउंड है ना। सो बेसिकली ये ऐसे मींस गिवन इंटरवल टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में कैसे फाइंड आउट, एक गिवन वैल्यू में कैसे फाइंड आउट करते हैं गिवन इंटरवल टाइम में, है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि दो कार एक्सीडेंट के लिए क्या पॉसिबिलिटी होगी, दैट इज 0.084। 5 कार के लिए क्या है, देखो 0.15 में सबसे मैक्सिमम है 0.15। ओके, तो दिस इज कॉल्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का शेप देखो ऑलवेज ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया था, इंटेंसिटी जो है ऑलवेज लाई करती है मीन पोजीशन पे, राइट। मीन पोजीशन जो होता है वहां पे पिक प्रोबेबिलिटी लाई करती है, मींस वहां पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ओके, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट हैव नेगेटिव नंबर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है देखो ग्रीन जो है यहाँ पे पॉइजन अप्रोक्स है, रेड वन इज एक्चुअल, एंड दिस वन इज नॉर्मल। ओके, बेसिकली यहाँ पे हमको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है, तो यहाँ पे देखो बेसिक इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो थोड़ा हम समझते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है और उसके जो डिफरेंस होते हैं नॉर्मल से क्या होते हैं। इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन द वेरिएंस इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स मीन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो वेरिएंस होता है वो मीन के इक्वल होता है, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता, है ना। तो इसलिए कुछ डिफरेंसेस देखो इसमें। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है काउंटेबल है, ये कंटिन्यूअस है। डिस्क्रीट होता है, ये कंटिन्यूअस होता है। इसका शेप डिफाइन करता है कि मीन, मतलब शेप किस पे डिपेंड होता है, उसके मीन पोजीशन पे। बट ये जो है बेल शेप का होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें जो है वेरिएंस तो होता ही है, बट यहाँ पे जो है वन पैरामीटर फॉर वेरिएंस एंड वन पैरामीटर फॉर मीन, एंड इसमें मीन और वेरिएंस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्री टाइप्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इन तीनों को हमने समझा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मींस रैंडम वेरिएबल में था ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन रैंडम वेरिएबल, वो नॉर्मल था। सैंपल मीन एंड वेरिएंस, the sample mean estimates the population mean and the sample variance estimates the population variable। फॉर्मूला देखो इसका ये है, सैंपल मीन फॉर्मूला इज इक्वल टू, जो कि नॉर्मल मीन का ही है, नॉर्मल एक्चुअली वेरिएंस का ही है, सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। उसमें एन होता था, इसमें एन माइनस वन है सैंपल मीन में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है देखो कर्व फिटिंग। फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन, कर्व फिटिंग कितने टाइप का होता है देखो, फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन, फिटिंग अ पैराबोला एंड फिटिंग एन एक्सपोनेंशियल कर्व। तो आपके जो सिलेबस में है वो फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन है।
So suppose we want to fit any curve in a straight line or any random points in a straight line y equal to mx plus b. So in that case जो भी हमको उसके जो वेरिएबल्स के वैल्यूज दिए रहेंगे उसके हेल्प से m एंड b का जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है, वेयर m इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई अपॉन n of sigma x square minus sigma x whole square, right? And then b equal to sigma y minus m sigma x upon n. इसमें सिग्मा का मतलब होता है समेशन, राइट? सिग्मा वाई मतलब समेशन ऑफ टोटल वाई की वैल्यू, सिग्मा एक्स मीन समेशन ऑफ टोटल एक्स की वैल्यू, एक्स वाई का मीनिंग हुआ एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके उसका समेशन निकालना एंड देन एन से मल्टीप्लाई करना, एंड सिग्मा एक्स से सिग्मा वाई का समेशन करके उसका मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर आप देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर का मीनिंग हुआ कि एक्स स्क्वायर करके देन उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, उसको समेश देन ऐड करना, और पहले ऐड करके देन स्क्वायर करना, वो हो जाएगा सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए कि ये एक टेबल है, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, रैंडम वैल्यू, और उसको हमको एक लाइन में फिट करना है। सो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी एक लाइन है, तो m की वैल्यू और b की वैल्यू तो हमने यहाँ पे पहले से निकाल के बताया आपको उस फॉर्मूले से, मतलब इस वाले फॉर्मूले से पहले से उसकी वैल्यू निकाल के बताई है आपको, आप सॉल्व भी कर सकते हो इसको, तो आपको, बट इसको एक्सेल में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। एक्सेल के लिए फॉर्मूला देखो क्या होता है, m में अगर आप एक्सेल में सॉल्व करना चाहो, सो इक्वल टू स्लोप c2 एंड डबल डॉट c8 कॉमा b2 एंड देन b8, ऐसे ही सेम होता है, बट b के लिए इंटरपोल इंटरसेप्ट इक्वल टू इंटरसेप्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेम मेथड में। तो अगर मान लीजिए अगर आपको m और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेम फॉर्मूले से, तो मैं आपको बता दूं इसमें कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए समेशन ऑफ x, यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, समेशन ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 21 28, राइट? समेशन ऑफ x कितना हो गया 28, समेशन ऑफ y यहाँ पे कर लेंगे, देन एक कॉलम बनाएंगे, देखो देन कॉलम होगा, ये तो हो गया समेशन x एंड समेशन y, एंड देन समेशन ऑफ x डॉट समेशन ऑफ y। ऐसे सब वैल्यू फाइंड कर करके इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, तो हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगा, राइट? सो एक कुछ क्वेश्चंस भी इसको डिटेल में मैं लेके आऊंगा, क्योंकि अभी मेरा टारगेट है एटलीस्ट जो थ्योरी है उसको कंप्लीट करना। सो नेक्स्ट है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। Correlation can be defined as the relationship between two variables, but the regression is defined as how they affect to each other, right? And for example would be how an increase in rainfall would then cause various crops to grow. हाँ, मतलब एक वेरिएबल हो गया रेनफॉल, सेकेंड वेरिएबल इज क्रॉप्स का ग्रोइंग करना। सो उसमें क्या रिलेशन है और एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करेंगे, रिलेशन डिफाइन करेगा कोरिलेशन, बट इफेक्ट डिफाइन करेगा रिग्रेशन। सो उसके लिए फॉर्मूला ही होता है एक कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। सो बी वाई एक्स इक्वल टू दिस एंड बी एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, एंड कोरिलेशन में सेम रहेगा, बट आपको दोनों का एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है रूट करके, है ना? तो इसमें अगर देखा हो, देखो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में आप देखो, सो r इज नथिंग बट अंडर रूट बी वाई एक्स डॉट बी एक्स वाई। मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट जो रिग्रेशन का कोएफिशिएंट है और सेकंड जो रिग्रेशन का कोएफिशिएंट है, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करके रूट फाइंड आउट करो, सो दैट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, है ना? सो कोरिलेशन का कोएफिशिएंट और रिग्रेशन का कोएफिशिएंट आपस में इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो ये मैंने सिर्फ थ्योरी अभी एक्सप्लेन किया है सबका,
कुछ इसमें मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। ओके, इतना सब तक आप रिवाइज करिए, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड बहुत सारे जो मैंने थ्योरम्स बताए, उसका मुझे जो ये है एग्जांपल्स है उसको एक्सप्लेन करना है, देन और ये क्लियर हो पाएगा। तो एक एग्जांपल्स और मॉक टेस्ट का भी यू कैन से मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। ओके, मॉक टेस्ट नहीं है, उसको आप प्रैक्टिस कह सकते हो। ओके।